कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स पार्ट 1 और एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, सवाल नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, जैसे पहली संख्या है 26 और 91। एक चीज़ तो इसमें बोल दी कि सबसे पहले इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमें संख्या दी उनके खंड करके लिख देंगे। 26 के तो 2 गुना 13 डायरेक्ट हो गए। ठीक है, और 91 के 13 सत्ते 91 होते हैं तो 7 गुना 13, इसके भी डायरेक्ट ही हो गए वैसे तो। ठीक है, अच्छा एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसका? एचसीएफ जो भी दोनों में कॉमन होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, 13 इसमें है कॉमन, 13 इसमें है कॉमन, यानी कि 13 जो है दोनों के अंदर है, तो 13 ही हमारा क्या होगा? एचसीएफ। ठीक है, ऐसे ही जैसे एलसीएम देखेंगे अब इस बार। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम जो दोनों के अंदर चीज आई हुई है, जैसे 2, यहाँ पे तो 2 है नहीं तो एक बार तो 2 लिखेंगे। एलसीएम में सारी चीज़ें ली जाएंगी, जैसे 2 आया तो 2 भी ले लिया। 13 यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, तो सबसे ज़्यादा बार कहाँ है? यहाँ पे ही, मतलब दोनों में एक एक के बार है तो बस एक ही बार लिया जाएगा। फिर उसके बाद 7 इसमें है खाली तो इसको भी ले लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि एलसीएम के अंदर सभी यूनिक जितने भी अद्वितीय खंड है वे सारे के सारे आते हैं। ठीक है, और जो कोई 2 या 3 बार है उसमें देखी जाएगी कि जो सबसे अधिक पावर है बस वो लिया जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा हमारा? 7 दूनी 14 और 13 13 169 और 14 9 4 13 16 1 17 18 183। ठीक है, गड़बड़ कर दी भाई। एलसीएम क्या होगा? 196 माइनस 14 2 18 182। ठीक है, एलसीएम क्या होगा? 182। अब देखो इसमें, अब एक तो यही चीज़ थी कि इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालो इन दोनों संख्याओं को, तो निकाल दिया। अब एक चीज़ हमें चेक करनी है कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए गुना बी बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये चीज़ हमें चेक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या थी? 26 और 91, 26 गुना 91। अब देखो 91 छिक्का 546 हासिल लगे 54, 91 दूनी 182 और 54, 4 2 6 18 5 23 2366। ठीक है, दोनों का गुणनफल तो आ गया 2366। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे ये वाली चीज़, ये तो है हमारा एलएचएस। ठीक है, अब आरएचएस देखो, आरएचएस क्या है हमारा? आरएचएस है एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब एचसीएफ क्या है? 13 और एलसीएम क्या है? 182। ठीक है, तो देखो इसमें 13 और 182 गुना कर देंगे, 13 दूनी 26 हासिल लगे 2, 13 8 104 106 10 13 कम 13 10 23, तो 2366 आ गया एचसीएफ और एलसीएम के गुना। जो कि ऊपर देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल भी ये 2366 और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी 2366 है। यही हमें चेक करना था इसमें कि ऐसा है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया। ठीक है, ये सब में वेरीफाई करना है। ऐसे ही इसका सवाल नंबर 2 है 510 और
92। इनका भी हमें क्या करना है, पहले एचसीएफ निकाल लो। पाँच सौ दस और 92, ठीक है। पहले एचसीएफ निकाल दो। सबसे पहले तो खंडी कर दो। 510 के जब खंड करेंगे, पहले 2 से, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है। उसके बाद 5 5 10 2 12, 3 से, 3 8 24, 3 पंजे 15, 5 से 17 और 17 से एक बार। फिर 92 के भी कर दो साथ के साथ, 2 से 46, 2 से 23 और 23 से 1, ठीक है। तो 510 के क्या आ गए, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 के क्या आ गया, 2 की घात 2 गुना 23, ठीक है। अच्छा, अब एलसीएम देखो कैसे आएगा। एलसीएम क्या होगा, सॉरी सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। चलो, एचसीएफ क्या होगा, जो भी चीज़ दोनों में कॉमन है जैसे 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे 3 5 17 और यहाँ पे केवल 23, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो जो भी चीज़ कॉमन है उसकी कम से कम पावर, जैसे यहाँ पे तो 2 पावर है लेकिन यहाँ पे 1 ही है, तो केवल इसे ही लेंगे हम। यही हमारा क्या बन गया, एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की ज़्यादा से ज़्यादा पावर, जैसे एक चीज़ तो 2 ही है, ठीक है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसलिए 2 की सबसे ज़्यादा पावर। और बाकी जो भी चीज़ें हैं जैसे 3 है, इसमें नहीं है लेकिन फिर भी इसकी सबसे ज़्यादा पावर क्या है, यही है बस, अकेला ही। इसमें 5 फिर गुना 17 और गुना 23, ठीक है। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसको जब हल करेंगे, एलसीएम बराबर 5 तिया 15 चौका 60 गुना 17 गुना 23 बराबर 17 छिक्का 102 0 गुना 23, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, 23 दूनी 46 और 23 एकम 23 और 1 0, तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, ये आ गया 1020, सॉरी एलसीएम आ गया 23,460, ठीक है। और एचसीएफ कितना आ गया, 2, ठीक है। अब आगे देखो, अब ये वाली चीज़ फिर से जांच करनी है हमें कि ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है क्या। देखो फिर, अब हमारा सबसे पहले एलएचएस चेक करो। एलएचएस क्या है, ए गुना बी, यानी कि 510, या लिख भी लो चाहे, ए गुना बी बराबर 510 गुना 92, ठीक है, बराबर पीछे की 1 0, 92 एकम 92, ठीक है। हासिल लगे कितने, 9, 92 पंजे 460 और 9 469, तो 46,920, ठीक है। और यहाँ कितना है, अच्छा ये तो एलसीएम है खाली, ठीक है। अब आरएचएस देखो, आरएचएस क्या है हमारा, एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एचसीएफ क्या है हमारा 2 गुना एलसीएम क्या है हमारा 23,460, 23,460, और दोनों की गुना करेंगे तो 60 दूनी 120 1 और 34 दूनी 68 1 69 और 3 2 दूनी 4, तो 46,920, ठीक है। तो एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया, ठीक है। तो लिख देंगे अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, या फिर ये वाली लाइन लिख दूँ, ये अतः ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। दोनों में से कोई सी भी लाइन लिख दो। ऐसे ही सवाल नंबर 3 है, मतलब दूसरे सवाल का तीसरा पार्ट, 336 और 54, ठीक है। उसको भी सेम ऐसे ही करना है, कर लेना उसको, वो होमवर्क है।
अब तीसरा देखो, सवाल नंबर 3, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 3 का पहला, 12, 15 और 21, ये 3 संख्याएं दे दी। इन तीनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से, यानी इन तीनों के पहले खंड करने पड़ेंगे, अभाज्य खंड, और उसके बाद हमें इनका एचसीएफ भी और एलसीएम भी निकालना है तीनों का। ठीक है, अच्छा सबसे पहले खंड कर दो 12 के, 2 छिक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, फिर 15 के, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, फिर 21 के, 3 सत 21 और 7 एकम 7। ठीक है, 12 के क्या हो गए, 2 की घात 2 और गुना 3, 15 क्या हो गए, 3 गुना 5 क्या हो गए, 3 गुना 7। ठीक है, अब हमें अभाज्य गुणनखंड तो हमने इसके कर दिया अभाज्य खंड, तो एचसीएफ निकालना है तीनों का, यानी कि 12, 15, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। जिन जिन संख्याओं को निकाल रहे हैं एचसीएफ के आगे अगर ब्रैकेट में उन्हें लिख दें तो इसका मतलब है 12, 15 और 21 का एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या बताया, जो तीनों में कॉमन है, तीनों में देखो 3 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, और 3 सबसे कम बार कहाँ पर आ रहा, हर जगह एक एक बार है। ठीक है, तो इसलिए एचसीएफ तो होगा हमारा 3। ठीक है, अच्छा एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, एलसीएम देखो क्या होगा। अच्छा एलसीएम में क्या चीज़ आएगी, जो भी चीज़ आ रही है, जैसे 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी और 7 भी, यानी कि जितनी भी अलग अलग चीज़ें हैं उन सब की अधिकतम पावर। एक तो 2 है हमारा, ऐसे भी कर सकते हैं हम, देखो पहले 2 लिख दिया, फिर एक 3 आया है, फिर एक 5 और फिर एक 7, सबसे अलग अलग चीज़ यही तो है। अब 3 तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी कि बार बार तो आ रहा, लेकिन हमें सिर्फ एक ही बार लिखनी है एक चीज़ को, तो लिख दिया हमने एक बार 2 को, 3 को, 5 को, 7 को। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, 2 की सबसे ज़्यादा पावर देखेंगे कहाँ पे, 2 तो केवल यहीं पे है और पावर भी सबसे ज़्यादा यहीं पे है। ठीक है, अब 3 की सबसे ज़्यादा पावर एक ही यहाँ पे है, एक ही यहाँ पे, एक ही यहाँ पे, सारों में एक है तो एक ही रहने देंगे इसको। ठीक है, लिखना चाहो लिख लो। 5 की भी सबसे ज़्यादा एक ही है और 7 की भी सबसे ज़्यादा एक ही है, अब इनकी गुना कर देंगे, 7 में ये 35, 105 और गुना 4। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 420 आ गया। ठीक है, 420 एलसीएम आ गया, इसका मतलब है ऐसी सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से कट सके वो है 420। और एचसीएफ 3 आ गया, इसका मतलब क्या है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को एक साथ काट सके वो है 3। ठीक है, अच्छा अब अगला पार्ट, 17, 23 और 29। ठीक है, 17, 23 और 29। अब देखो सबसे पहले हम 17 के भी, 23 के भी और 29 के भी अभाज्य खंड कर लेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो 17 खुद से एक अभाज्य खंड है, तो इसके खंड भी क्या होगा, 17 ही। ऐसे ही 23 का 23 और 29 का 29, क्योंकि ये पहले से ही अभाज्य है, ये संख्याएं खुद से अभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा तो एचसीएफ क्या होगा, जब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ होगा 1। ठीक है, और एलसीएम क्या होगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, तो अभी बताया एलसीएम में सारी जितनी भी अलग अलग चीज़ें हैं उन सब की गुना कर देते हैं, 17 गुना 23 गुना 29। ठीक है, तो इसी यही हमारा एलसीएम आ जाएगा और ये हमारा एचसीएफ आ गया। चलो गुना कर दो, 17 गुना 29 × 87, 8, 29 दूनी 58 और 8 66। ठीक है, और गुना 17 7 119, 11 17 छिक्का 102 और 11 113
11 17 छिक्का 102 और 11 113। देखियो 17 7 119, 11 17 छिक्का 102 और 11 113, 3। ठीक है, 11 17 छिक्का 102 और 11 113। ठीक है, यही हमारा क्या आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, और ये हमारा एचसीएफ आ गया। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही तीसरा पार्ट है 8 9 और 25। चलो इसको भी करते हैं। वैसे तो बहुत इजी है, फिर भी तीसरा पार्ट 8 9 और 25। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 8 9 और 25 तीनों के भाज्यखंड करेंगे। तो 8 के तो हो गए 2 गुना 2 गुना 2, या सिंपली 2 की घात 3। इसको 3 की घात 2 और इसको 5 की घात 2 लिख सकते हैं क्या? इसके खंड 3 गुना 3 और इसके 5 गुना 5। अच्छा, अब हमें सबसे पहले तो निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा हमारा? एचसीएफ होगा जो तीनों में कॉमन है। यहाँ पे तो 2 की मतलब 2 है खंड, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो एचसीएफ तो 1 होगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे ही एलसीएम जो चीज़ आई है अलग अलग, जैसे एक तो 2 ही आया है, एक 3 आया है और एक 5 आया है। ठीक है, ये पहले तो ये लिख लिए। अब 2 की सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है? यहाँ पे। 3 की सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है? यहाँ पे। और 5 की सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है? यहाँ पे। यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर है उसी संख्या को जो होगा तो उठा के यहाँ बना देंगे और बस फिर गुना कर देंगे। तो एलसीएम क्या होगा हमारा? 25 नम्मा 225 और 8 225 8 25 8 200 8 2 16 और 2 1800। ठीक है, ये हो गया एलसीएम हमारा। एचसीएफ हो गया 1, एलसीएम होगा 1800। ठीक है, चलो अब जो कल एक फॉर्मूला बताया था और जिस पर आज भी सवाल कराए हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ और इन्हीं का एलसीएम। ठीक है, अच्छा तो इसको देखो। अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड अगला सवाल है, चौथा सवाल, कि एचसीएफ है किस किस का? 306 और 657 का। 306 और 657 का एचसीएफ कितना है? 9। और एलसीएम है 306 और 657। अच्छा, ये हमें ज्ञात करना है। 306 और 657 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें पता नहीं। तो देखो क्या करेंगे, दो संख्या बता रखी है हमें 306 और 657, यानी कि इन्हीं दोनों का एचसीएफ तो 9 है और इन्हीं दोनों का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। अब अगर इस फॉर्मूले को देखें हम कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, लिखो, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, इसलिए दोनों संख्या, अच्छा यहाँ पे क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो कर दो, क्या कर देंगे, दोनों संख्याओं की गुणा, यानी कि 306 और 657 और बराबर इधर क्या, एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी कि एचसीएफ तो हमें पता है 9 और एलसीएम हमें पता नहीं, तो एलसीएम को एलसीएम ही रहने दो। ठीक है, 9 इधर कहाँ है? गुना में, तो इधर आ जाएगा भाग में। इम्प्लाइज 306 गुना 657 और बटे में 9 और बराबर एलसीएम।
ठीक है, इम्प्लाइज 9 से काटो इसको, 9 या 27, 3 9 चौक 36, 34 बार कट गया। अब 34 किस में गुना कर देंगे, ठीक है। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर 34 गुना 657, 657 गुना 34, 7 चौक 28, 2 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है। 57 दूनी 114, दूनी 228, ठीक है। 2 6 चौक 24 और 2 26, और फिर 5 7 21, 2 5 15, 2 17, 1 6 18, 1 19, 8 3 13, 19 2 21, 1 22, ठीक है। 22 338, तो ये क्या होगा एलसीएम हमारा 22 338, ठीक है। तो हमारा एलसीएम आ गया, यही हमें ज्ञात करना था इसमें सवाल में। हमें दो संख्याएं दे दी, ये रही दो संख्याएं, और इन्हीं का एचसीएफ दे दिया, फिर एलसीएम इनका पूछ लिया। तो एक फॉर्मूला जो है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी कि ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। ये चार चीजें होती है इस फॉर्मूले में, ए बी एचसीएफ और एलसीएम। इन चार चीज़ों में से जब भी तीन चीज़ें हमारे पास होगी तो हम चौथी चीज़ को आसानी से निकाल सकते हैं। अब उन चार चीज़ों में से कोई भी तीन चीज़ हो सकती है, यो और ये वाला, ठीक है। ये तीन चीज़ दे दी और चौथी पूछ ली, या फिर ये और ये दे दिया, चौथी पूछ ली, या फिर ये दोनों और इनमें से एक दे दिया, इस तरीके से, ठीक है। एक इनमें से दे दिया, एक इसमें से दे दिया और एक पूछ लिया, ठीक है, एक और दे दिया, इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद चलो आगे, जांच कीजिए कि क्या किसी, सवाल नंबर 5, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो जी क्या बताया, जांच करनी है हमें, सवाल नंबर 5 कि क्या 6 की घात n कभी 0 पे समाप्त हो सके, क्या है वो, जहाँ पे n क्या है, n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब देखो n प्राकृत है, यानी कि n का मान क्या क्या हो सके, 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। यानी कि इसका मान क्या हो सके, जब n का अलग अलग मान होगा तो 6 की घात 1 बन सके, 6 की घात 2, 6 की घात 3, 6 की घात 4, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। यानी कि ये केवल समझाने के लिए है बस, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये 6 हो गया, ये 36 हो गया, ये हमारा 216 हो गया, और ये हमारा 16 छिकम 96 और 6 दूनी 12, 1296 हो गया, ठीक है। इस तरीके से होगा, यानी कि यहाँ पे पीछे क्या है 6, यहाँ क्या है 6, यहाँ क्या है 6, यहाँ क्या है 6। तो कभी ऐसा भी हो सके क्या कि कोई ऐसा अंक आवे जिसके पीछे 0 आ जा, 6 की घात n में, जहाँ पे n इनमें से मान लेना हमें, तो क्या कोई ऐसा अंक संभव है जिसके पीछे 0 आ जा, तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे बताएंगे, सबसे पहले 6 के खंड करो, 2 गुना 3 अभाज्य खंड होगी की घात n बराबर 2 की घात n गुना 3 की घात n, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ है कि किसी भी अंक को शून्य पे समाप्त होने के लिए उसके खंड एक तो 2 और एक 5, ये जरूरी है, ठीक है। कोई संख्या, चूंकि कोई संख्या शून्य पर तभी, या फिर केवल तभी लिख लो, समाप्त होती है जब उसके
अभाज्य खंडों में दो और 5 आवश्यक रूप से हो। ठीक है, कोई संख्या शून्य पर केवल तभी समाप्त हो सकती है या होती है, कुछ भी कर लो, हो सकती है। कोई संख्या शून्य पर केवल तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य खंडों में 2 और 5 आवश्यक रूप से हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, और होने चाहिए दोनों। ठीक है, अगर लिखा होता 2 या 5 आवश्यक रूप से हो, 2 या 5, उसका मतलब था या तो 2 हो या फिर 5 हो। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 2 और 5, यानी कि 2 भी होना चाहिए और 5 भी। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसलिए ये संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, और यहाँ या फिर लेकिन यहाँ 6 की घात n के खंडों में या अभाज्य खंडों में 5 नहीं है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेकिन यहाँ 6 की घात n के n का कोई खंड 5 नहीं है, या फिर 6 की घात n के खंडों में 5 नहीं है। ठीक है, इसलिए 6 की घात n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी प्राकृत मान के लिए कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, देखो सवाल था कि याद कीजिए कि 6 की घात n, जहाँ पर n एक प्राकृत संख्या है, कि ये कभी शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं। ठीक है, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 इसी तरीके से अनंत तक। ठीक है, तो हमने सबसे पहले 6 के खंड देखे, 2 गुना 3 यानी कि 2 की घात n और 3 की घात n, ये हमने और हल कर दिया सब। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई संख्या शून्य पर केवल तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य खंडों में 2 और 5 आवश्यक रूप से हो। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या देख लो, 10 30 60 970। ठीक है, ये सारी की सारी संख्याएं इनके अंत में शून्य है। ये तभी संभव है जब इसके खंडों में 2 और 5 हो जरूर, यानी कि 2 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा, ये भी 2 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा जरूर, 2 से भी और 5 से भी दोनों से कटेगा, और ये भी 2 से और 5 से दोनों से कटेगा। कटने को तो और से भी कटेंगे, लेकिन 2 और 5 जरूर होने चाहिए। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ 6 की घात n के खंडों में 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n के किसी भी प्राकृत मान के लिए कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा आगे चलो।